जितना मुझे याद है, हमने पॉलिटी में लास्ट पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और उसके हमने तीन फॉर्मूलेज देखे थे, है ना। N21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, विच इज अगेन इक्वल टू V1 अपॉन V2, विच इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। यहाँ तक हमने देख लिया था, राइट। ओके, नाउ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन, ठीक है, जस्ट टू come back on the track. What is the meaning of refraction? एक लाइन में बोलना हो रिफ्रैक्शन का मतलब तो चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू इस चेंज इन मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट ना। Bending of light occurs when there is change in optical density. Okay, change in velocity of light when it enters from one medium to another. Great. So, अगर हम लोग एक स्विमिंग पूल देखें, ये मान लो एक स्विमिंग पूल है, ठीक है ना। तो ये पूरा पानी भरा हुआ है उसमें, इस स्विमिंग पूल में, ठीक है। इस स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है। सो अब अगर यहाँ पे कोई खड़ा है, एट दिस प्लेटफॉर्म समवन स्टैंडिंग, और उसको इस स्विमिंग पूल का सबसे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, एकदम बेस ऑफ द स्विमिंग पूल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और उसको एकदम बेस ऑफ द स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब लाइट जो है वो एकदम बेस से इसकी आंखों में ट्रेवल कर रही होगी, हाँ या ना। हम्म। तो अगर लाइट एकदम बेस ऑफ द स्विमिंग पूल से यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे वाटर है विच इज अ डेंसर मीडियम, और यहाँ पे जहां से ये देख रहा है वहां पे एयर है विच इज रेयरर मीडियम। सो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा? तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा, इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो लेट्स सी। सो हम लोगों को ये पता है कि अगर मान लो कि ये एक ग्लास स्लैब है और उसके ऊपर मैं एकदम परपेंडिकुलरली लाइट को पास करूं, तो क्या होगा? नो रिफ्रैक्शन, इट विल पास स्ट्रेट, राइट। ओके, रिट्रैक्ट नहीं, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, इट विल पास स्ट्रेट। सिमिलरली अगर मैं इस बेस की बात करूं, तो इस बेस से अगर एक लाइट एकदम सीधे चले जाए परपेंडिकुलर ऊपर के डायरेक्शन में, सो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, राइट। और एक लाइट रे मैं ऐसे ले लेता हूँ। देखो ये लाइट रे क्या है कि मैं अपने मर्जी से ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इनफाइनाइट डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो उस इनफाइनाइट में से मेरे को सिर्फ दो चाहिए। आई जस्ट रिक्वायर टू रेज टू सी वेयर माई इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो ये इस तरीके से मुड़ा, और यहाँ के बाद यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है ना। अब नॉर्मल के बाद अगर ये सीधे जाता विदाउट बेंडिंग तो ऐसे होता। तो मेरे को बताओ कि विच वेव शुड इट बेंड, दिस साइड विच इज ए, और दिस साइड विच इज बी? ये डेंसर है ना, डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयरर में जा रहा है। सो डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। DRAW। इसका मतलब क्या होगा? बी साइड में मुड़ेगा, है ना। और ये बी साइड में मुड़कर इसके आंखों तक आ जाएगा।
ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे मुड़ के। अब देखो इसके आंखों तक, मतलब मैंने गलती करी है क्या लाइन ड्रॉ करने में? नहीं। ठीक है, मतलब इट इज नॉट दैट कि आई इंटेंडेड टू शो कि ये इसके आंखों पे जाए और मैंने गलती से नीचे कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है दो रेस के बीच में, आपकी आंख यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है। यू कैन सी दिस फ्रॉम एनी एंगल। ठीक है ना, दिस इज द व्यूइंग एंगल जो यहाँ पे बीच में क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो इस एंगल से अगर कोई देखे, इफ एनीवन सीज दिस फ्रॉम दिस एंगल, ठीक है, तो उसको क्या दिखेगा? क्या हमारे ह्यूमन आई को ऐसे बेंड रे दिखती है? ऐसे लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे बेंड हो रही है, ऐसे दिखती है? नहीं। इसका मतलब ये जो है, ये यहाँ से इसको सीधा करना पड़ेगा, इसकी खींचनी पड़ेगी। इसकी लंगोट खींचेंगे तो ये कहीं इधर इस पॉइंट पे जाके मैच करेगा। ठीक है ना, इस लाइन को कट करेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट, ये वाला जो पॉइंट था जो नीचे था, ये अपने को कहाँ नजर आएगा? इधर। इसका मतलब हमें जो स्विमिंग पूल है वो ऐसे नजर आएगा कि वो इतना गहरा है। कहाँ से? ऊपर से। इसीलिए अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती, तो किसी स्विमिंग पूल पे जाकर उसको साइड से देखकर ये नहीं पता करना चाहिए कि ये कितना डेप्थ का है, क्योंकि उसको ऊपर से जितना डेप्थ दिख रहा है वो एक्चुअल में आंखों का धोखा है। वो एक्चुअल में उसको रियल डेप्थ दिख ही नहीं रहा। ठीक है ना, सो अपेरेंट डेप्थ कितना है? इतना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, सो दिस इज द अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है? यहाँ से पूरा, दिस इज द रियल डेप्थ। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? बचपन में एक गेम होता था, ठीक है, हमारे स्कूल में कभी एक फेयर होता था, ठीक है ना, फन फेयर। उसमें 10 रुपए का कूपन लेकर अलग अलग गेम्स खेलते थे। ठीक है ना, एक गेम के लिए 10-10 रुपए। ठीक है, तो उसमें एक गेम होता था, एक बाल्टी थी। ठीक है, और इस बाल्टी के एकदम नीचे, एकदम बॉटम पे, यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल का ढक्कन लगा देते थे। ठीक है, और ऊपर से हमें क्या करना है? एक कॉइन फेंकना है। अगर वो कॉइन इसके अंदर चला जाता है तो यू विल विन द प्राइज। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये इट वाज फिल्ड विथ वाटर। तो बेसिकली इस गेम को जीतने के लिए आपका निशाना बहुत ज्यादा खराब होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जहां पे आपको ढक्कन दिख रही है ना, एक्चुअल में ढक्कन उधर है ही नहीं। तो अगर आप एम कर रहे हो उस ढक्कन पे, क्योंकि आप कहाँ से देख रहे हो? यू आर सीइंग इट फ्रॉम दिस साइड। सो यहाँ पे है एयर, विच इज अ रेयर मीडियम। और वो जो ढक्कन रखा हुआ है विच इज इनसाइड दिस वाटर, विच इज अ denser medium, so there will be refraction. So because of this refraction, ये जो ढक्कन है ये अपनी जगह पे कभी रहेगा ही नहीं, आपको कहीं और दिखेगा। तो अगर आप बहुत अच्छे निशानेबाज हो, जहाँ पे आप निशाना लगा रहे हो, अगर वो सही में उधर गिरा तो वो एक्चुअल में उसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो आपको ये जीतने के लिए खराब निशानेबाज होना चाहिए, तब जाकर जो है ये चांसेस है कि ये इसके अंदर चले जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये जो है, अगर मैं मान लो इधर से एक एंगल ऐसा बनाऊं, ठीक है, इधर से ऐसा, और ये ऐसा हो गया। एक एंगल यहाँ से ऐसा ले लूं, यहाँ से ये ऐसा हो गया। अब दोनों जो है, अगर दोनों को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, ये कहीं आके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अपियरिंग टू बी हियर। आपको यार इतना सा तो है, आराम से डाल देंगे। बट वो कॉइन यहाँ पे आके इस तरीके से ऐसे चले जाएगा दूसरे तरफ। एकदम टॉप से देखा तो, एकदम टॉप से देखा तो इट विल अपियर टू बी इन दैट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट हियर देन अनदर कंसिडरेशन हैज टू बी डन। एक और कंसिडरेशन ये, कि जो आप कॉइन नीचे की तरफ फेंक रहे हो, वो पानी में जब जाएगा तो उसके ऊपर बाइंड फोर्स नहीं लगेगा पानी का। बाइंड फोर्स पता है ना, एक अपवर्ड फोर्स होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये कॉइन हमेशा ही वहां से ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो कभी जाएगा ही नहीं उस पे। ठीक है, तो ये गेम में कभी पैसे मत लगाना, इसमें हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो एनीवेज, सो स्विमिंग पूल का कंसेप्ट समझ में आया? यहाँ पे जो है इसका एक मेन डेप्थ था जो कि इसका टोटल डेप्थ है, दैट इज द रियल डेप्थ। और यहाँ पे जो अपने को एक्चुअल में दिखाई देता है, दैट इज द एपेरेंट डेप्थ।
ठीक है ना। सो इस रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ से कभी जाता ही नहीं था कॉइन, चलो सो आप इसकी शिकार हो। सो इस रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ से यहाँ पे अपना एक और तरीका है बाय विच वी कैन फाइंड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये है द फॉर्मूला इज रियल डेप्थ अपॉन apparent depth. So let's say the real depth of the swimming pool is 8 meters. ठीक है, और जो इसको अपीयर हो रहा है the apparent depth is 6 meters. So can we find out the refractive index कि इसके अंदर जो लिक्विड है उसका refractive index कितना होगा? Can we find that? So it will be real depth which is 8 upon apparent depth which is 6. So what will be the refractive index? ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा, ये हो जाएगा 3 जा, सो 4/3। सो 4/3 अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.33। और ये क्या होता है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? वाटर का, राइट। सो एनी डाउट्स हियर? ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग यूज करेंगे जब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होगा। दूसरा वाला तब यूज करेंगे जब हमें दोनों की वेलोसिटीज पता होगी। तीसरा यूज करेंगे जब हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का पता होगा। और चौथा यूज करेंगे जब हमें रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ दिया होगा। इसके सिवाय हमने एक और देखा था, रेसिप्रोकेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेसिप्रोकेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, जैसे अगर मुझे ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water with respect to air is 1.33, then if I have to find the refractive index of air with respect to water, it will become 1 upon 1.33. I hope you remember this. Yes, so based on this we can solve some of the numericals. ठीक है, एंड ये न्यूमेरिकल्स जो है ये आपके सामने अभी आ जाएगा। यस, दिस वन। सो देर आर 11 क्वेश्चंस। ठीक है, आई थिंक द साइज इज सुटेबल, यू कैन सी क्लियरली। ओके, सो पहले वाले में ये वाला जो वैल्यू है ना, ये 2/2.5 नहीं है, ये 2.25 है। ठीक है, दिस इज 2.25। ठीक है, सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आज खत्म करना है। आज क्या है, ये तो 5 मिनट में हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, आंसर दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड दिस दिस आर द आंसर दैट शुड कम।
कितने होगा, 2 हो गया। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन होते जाते हैं वो नंबर टाइप करते रहो, आई विल कम टू नो कि आपका ये क्वेश्चन हो गया, आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो एज सुन एज यू फिनिश एनी क्वेश्चन, जस्ट टाइप द क्वेश्चन नंबर। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी बता देना भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का नंबर लिखकर साइड में एक हाइफन मार के 0 कर देना, सो आई अंडरस्टैंड कि इस पे डाउट है। आर्यंस 5 तो बहुत देर पहले हो गया, 6 नहीं हुआ अब तक। ट्राइंग, उसमें आपका आंसर √2 आना चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.41। ऑल डन, ग्रेट।
ऑल डन एक्सेप्ट नाइन्थ। ओके, नाइन्थ में डाउट है? ओके, आसान है। इसमें रियल डेप्थ को आप x मान लो और अपेरेंट डेप्थ को जो है आप x-1 मान लो, फिर हो जाएगा, देखना। नाइन डन। 11 डाउट। ओके, two people having doubt in 11th. Anyone else in any other question? Me too, 11th. Okay, okay, okay. 10th and 11th. Okay. 10 तो आसान है। 9, 10th, 11 doubt. Should we consider glass to be 3? Glass to be 3? रुको बताता हूँ, 11th बताता हूँ। 10th वाला जो है सृजा, 10th वाले में क्या दिक्कत है? 10th वाला तो सिंपल है, 15 और 12। रियल डेप्थ 15 है, अपेरेंट डेप्थ 12 है ना? तो 11th करता हूँ मैं। कितने को 9th में भी डाउट है? Anyone having doubt in 9th? ओके, चलो तो पहले 9 देखते हैं, फिर 11 देखते हैं। ठीक है, सो 9th वाला जो है, 9th वाले में देखो ये बोला है कि देयर इज अ स्विमिंग पूल। ठीक है, देयर इज अ स्विमिंग पूल, और इस स्विमिंग पूल में जो है, इस स्विमिंग पूल में बोला है कि इसका जो डेप्थ है, जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो उसके रियल डेप्थ से 1 मीटर ऊपर की तरफ दिखता है हमें। इसका मतलब इसका जो डेप्थ है हमें नहीं पता कि कितना है, तो इसका रियल डेप्थ मैंने मान लिया x। तो जब मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे 1 मीटर ऊपर की तरफ दिखाई देता है, इसका मतलब इट इज रेज्ड बाय 1 मीटर। ठीक है ना? तो ये जो है ये 1 मीटर है। इसका मतलब जो अपेरेंट डेप्थ है दैट शुड बी x-1। समझ आ रही बात? रियल डेप्थ हैज टू बी x एंड द apparent depth has to be then x-1। तो फिर refractive index is equal to real depth upon apparent depth, that means x upon x-1, ये बनेगा। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है वो दे रखा है 4/3। ठीक है ना? अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। अभी हो जाएगा 4x-1 is equal to 3x। This will be 4x minus 4 is equal to 3x। ठीक है ना? सो ये दूसरे तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x is equal to 4। डन। ओके, 11th वाला देखो, 11th वालों में काफी को डाउट है। सो इज अ ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। अब बोला है कि इस ग्लास स्लैब में इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस दी है ग्लास स्लैब की 2 mm। ठीक है ना? ये इसका थिकनेस है। बोला है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। ठीक है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2।
ठीक है ना। सो बोला है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो मतलब बेसिकली अगर मान लो लाइट ऐसे आता है, थिकनेस ऑफ ग्लासेस अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाँ ठीक है, मान लो कि लाइट जो है ये ऐसे आता है, यहाँ पे अपना नॉर्मल बना, यहाँ पे बेंड हुआ, और फिर यहाँ से ये बाहर चला गया। तो बेसिकली जो लाइट इतने के बीच में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये अंदर आया और इससे बाहर निकला, तो इसको इधर से इधर ट्रेवल करने के लिए इसकी जो थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर्स है। तो इट इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर्स, राइट। नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 2 mm है ये डिस्टेंस है, और ये अपने को टाइम पूछा है, तो अपने को क्या चाहिए होगा, स्पीड चाहिए होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अपन कर पाएंगे इसको। समझ आ रही बात? यस। तो अब देखो, अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। सो वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2। नाउ वी ऑल्सो नो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर के लिए वी रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है ना, ये ऐसे आएगा। अब इसमें से हमारे पास इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एयर अपने को पता रहता है 3 × 10⁸, ठीक है, दिस इज नोन टू अस। सो बाय दिस वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ग्लास। अब हमें ग्लास की वेलोसिटी इस तरीके से निकालनी है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग मान लो कि एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज में क्या है कि अब हम लोग ये स्टेप दिखाए क्यों, हमें तो डायरेक्ट पता है ना इसकी वेलोसिटी 2 × 10⁸ होती है। अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो उससे भी आ जाएगा। इफ यू एक्चुअली वांट टू सॉल्व इट, इट विल कम एज वीजी इज इक्वल टू 3 × 10⁸, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ऊपर चले जाएगा 2, ये चीज नीचे आएगी, ये चीज ऊपर जाएगी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। ये 3 से 3 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁸। तो ये अपने को ऑलरेडी पता था, ठीक है ना। सो उसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। सो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस विच इज 2 mm, टाइम हमें निकालना है t, एंड वेलोसिटी अभी हमने निकाल लिया 2 × 10⁸। अब अगर मुझे टाइम चाहिए, तो मुझे टाइम के लिए करना पड़ेगा t इज इक्वल टू 2 mm अपॉन 2 × 10⁸, बराबर। लेकिन मिलीमीटर इज नॉट माई एसआई यूनिट, आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स, ठीक है ना। सो नाउ कन्वर्जन, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स, 10 मिलीमीटर। दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम मिलीमीटर टू मीटर, then what I have to do, I have to multiply, नहीं, divide by 1000, है ना, 2 अपॉन ये 100 और ये 10, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। सो जब मैं ये 1000 लिख रहा हूँ, कैन आई राइट दिस एज 10⁻3? क्या मैं इसको ऐसा 10⁻3 लिख सकता हूँ? अब मैं जब इसको ऊपर भेजूंगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा, राइट। ओके। सो ये वाला जो कन्वर्जन है, ये यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे इधर, ठीक है। सो दिस विल बिकम 2 × 10⁻⁻3, ठीक है ना। अब ये 10⁸ को भी अगर मैं ऊपर भेजू, सो दिस विल अगेन बिकम 10⁻⁻8, ठीक है। ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 10⁻³ और 10⁻8, इट विल बिकम 10⁻11। इसमें जो मेन कंसेप्ट था, वो मेन कंसेप्ट था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है ना। और उसके बाद जो सेकंड चैलेंज था वो था कि आपको 2 mm को कन्वर्ट करना था मीटर्स में, जिसके लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो अगर आपने ये दोनों चीजें कर लिए होंगे इसमें सही, तो आपका आंसर आ गया होगा। सर 10th में लाइट में 3 मीडियम का भी तो एक फॉर्मूला था, 3 मीडियम का नहीं तो वो पावर था, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। 3 से जाता है तो क्या उसका ये क्या बोलते हैं, उसका पावर क्या होता है, वो था।
एयर टू ग्लास देन टू वाटर, मतलब देखो एट अ टाइम यू कैन कंसिडर एनी टू। ये मान लो एयर है, उसके बाद मान लो ये आपका ग्लास है, ठीक है, और उसके बाद मान लो ये वाटर है, ठीक है। सो एट वन टाइम यू कंसिडर दिस टू एंड फॉर अनदर टाइम कंसिडर दिस टू। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। वो हमने बहुत सारी चीजें की थी टेंथ में जब थे, तो मैं आप लोगों के साथ खेलता रहता था कि अच्छा बताओ इसमें से हुआ इसमें हुआ। अभी उतना खेलने का टाइम नहीं है, अभी अपने को जल्दी जल्दी पोर्शन सिलेबस खत्म करना है, ठीक है ना। तो ये भी सारे हो गए। एनी डाउट्स इन एनीथिंग? ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर लेंस। ये असर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं देन विल गो। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन इन एयर, ठीक है, एंड ग्लास इज डेंसर देन एयर, ठीक है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट आंसर? डी, असर्शन जो है ये फॉल्स है, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन इन एयर, ये गलत है, एयर में फास्ट होता है। बट ये जो रीजन है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ठीक है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाला, the refractive index has no unit, the refractive index is ratio of two similar quantities, hence ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, है ना। So assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion, that means इसमें हो जाएगा A, ठीक है। थर्ड, a concave mirror, a concave mirror is held under water, its focal length will increase. The focal length of a concave mirror is independent of the medium in which it is placed. D होगा। Yes, why? Because focal length नहीं increase होगा। Why will the focal length increase? focal length जो है, focal length तो डिपेंड करता है कि उस सर्कल का आपका रेडियस कितना है, ठीक है ना। एक बार आपका रेडियस फिक्स हो गया, उसके बाद आप इसको चाहे पानी में डुबाओ चाहे तेल में डुबाओ कहीं पे भी डुबाओ, इसका तो रेडियस उतना ही रहेगा ना। अब रेडियस जितना है उसका हाफ आपका फोकल लेंथ होगा, तो ये फोकल लेंथ चेंज नहीं हो सकता कहीं पे भी डुबा दो, ठीक है ना। सो दैट इज वाई इट इज इंडिपेंडेंट, तो इसका जो रीजन है वो सही है। द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड, ठीक है ना, हेंस डी शुड बी द आंसर। A ray incident along with normal to the mirror retraces its path. In reflection, angle of incidence is always equal to angle of reflection. A, ओके। ये बोला है कि अगर कोई परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है ना, तो उसी इसमें वापस रिट्रेस होके चले जाएगा, ठीक है। ये मिरर के साथ होता है, रिफ्रैक्शन में नहीं होता, रिफ्रैक्शन में सीधे नीचे चले जाता है, ठीक है ना। ये मिरर है तो इसलिए रिट्रैक हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है। ओके, ए। फिफ्थ, ए होगा। यस, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ड्राइवर्स मिरर। तो ड्राइवर्स मिरर में अपने को ज्यादा व्यू चाहिए, है ना, अपने को पीछे जो है सिर्फ एक ट्रक की हेडलाइट नहीं देखनी है, वी वांट टू सी द होल ट्रक एंड आल्सो द व्हीकल्स व्हिच आर देयर अलोंग विद द ट्रक, तो अपने को बड़ा फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वर्चुअल रहे, इरेक्ट रहे और डिमिनिश हो जाए, छोटा हो जाए हर चीज, ताकि ज्यादा चीजें फिट हो, इसलिए इसमें होना चाहिए ए। ओके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल और लेंस करने से पहले हम लोगों को लेंस पढ़ना पड़ेगा, लेंस हमने पढ़ा नहीं है। सो हियर वी स्टार्ट विद आवर स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो जो स्फेरिकल लेंस होते हैं, ये दो होते हैं, एक है हमारा कॉन्वेक्स
और दूसरा है कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स होता है वैसा होता है, जो कॉनकेव होता है वो ऐसा होता है। ठीक है ना। अब ये बनते कैसे हैं? जैसे हमने मिरर की बात की थी, तो मिरर क्या था, एक कांच का टुकड़ा, उसको हमने अगर मान लो बाहर से शेड किया और बाकी का जो कांच है उसको हमने हटा दिया, तो ये कॉनकेव हो गया था। और इसी को अगर हमने अंदर से शेड किया होता तो ये कॉन्वेक्स बन जाता। राइट, तो इसमें कितने कांच है, एक ही कांच है। अब जो हमारा लेंस बनेगा इसमें दो कांच का इन्वॉल्वमेंट है। वी हैव टू स्पियरिकल ग्लास। इनका जो इंटरसेक्शन होता है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, दिस पार्ट, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब हमारे पास अगर दो सर्कल है, सो हाउ मेनी सेंटर शुड बी देयर? टू। सो एक ये मान लिया और एक ये मान लिया, दो पॉइंट्स मिल गए। तो दो पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वो जा सकते हैं, लाइन जा सकती है? हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द टू सेंटर्स? ओनली वन विच कैन कट थ्रू दिस। ओके, ठीक है। सो ये बन गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। दिस आर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ऊपर और नीचे, अगर ये दोनों को मैं जोड़ दूं तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है ना, ये जो है ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ है। अब बाकी का जो हमारा कांच था उसको आप इमेजिनरी मान लो। ठीक है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इमेजिनरी। ठीक है। सो अब अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में एक लाइन को पास करूं, एक लाइट रे को ले आऊं, तो ये जो है ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। और एक और इसको कंफर्म करने के लिए हमने एक और नीचे से ले लिया, दिस विल ऑल्सो कन्वर्ज एट द सेम पॉइंट। सो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहा है दैट इज द फोकस, प्रिंसिपल फोकस। एंड दिस फोकस इज हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग अगर सी बोलेंगे तो यहाँ पे दो दो सी हो जाएंगे। ठीक है ना, एक इस तरफ भी एक उस तरफ भी, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। तो ये है तो सेंटर ही, लेकिन इस सेंटर को नाम दिया जाता है 2f। क्यों? क्योंकि जितना हमारा फोकस है ये उसका दुगना है, इसलिए इसको 2f बोला। सिमिलरली अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से लाइट रेज आती तो ये इधर कन्वर्ज करता, यहाँ से जाके इधर, यहाँ से जाके इधर, तो यहाँ पे ये भी बनता है f, तो ये हो जाएगा 2f। ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल, अगर मुझे इसको थोड़ा सा क्लियरली और बड़ा सा ड्रॉ करना हो, so I'll draw it in this way. There is a principal axis, there is my lens. ठीक है, this is 2f, this is f, this is 2f and this is f। ठीक है ना, this is the optical center O। अब इसका यहां से लेकर यहां तक का जितना पार्ट है इसको बोलते हैं इसका अपर्चर। ठीक है, जितना इसका अपर्चर उसी के बीच में ये रिफ्रैक्शन कर पाएगा। अगर आप लाइन को इधर से ले जाओगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो अब इसी बात है। तो लेट से कि इसका जो लेंथ है, लेट से दिस इज 1 मीटर, ऊपर से नीचे तक का जो है अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो इट इज 1 मीटर। मतलब क्या कि इस लेंस का अपर्चर 1 मीटर का है। इस 1 मीटर के अंदर ये लाइट को जो है बेंड कर सकता है और फोकस से कन्वर्ज करवा सकता है। ठीक है ना। तो इससे एक और चीज बाहर निकल कर आई, ये कि ये जो कॉन्वेक्स होता है ये कन्वर्जिंग टाइप का होता है। समझाई बात यहाँ तक? नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स, अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स जो है ये दो सर्कल्स के बीच का जो गैप है उससे बनता है। इन दो सर्कल्स के गैप को अगर हम लोग यहाँ पे एक कांच लगा दे, यहाँ पे एक कांच लगा दे, तो ये जो पार्ट बनेगा दिस इज गोइंग टू बी आवर कॉन्वेक्स लेंस। हाँ कॉनकेव, सॉरी सॉरी, कॉनकेव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कॉनकेव। ठीक है। तो अब दोनों का ही एक सेंटर है, दोनों के ही सेंटर से अगर हम लोग लाइन पास करेंगे
so it will act as the principal axis. ठीक है, अब ये जो ऊपर और नीचे हमने जो लाइन खींची है, इसमें अगर हम लोग इसका जो सेंटर है ये ले लें, ठीक है, और इस सेंटर से अगर हम लोग एक लाइन नीचे पास करें, तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट पॉइंट विल बी आर ऑप्टिकल सेंटर O. ठीक है, ये जो हमारे सेंटर्स थे, दे आर ऑलरेडी मार्क्ड एज 2F ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, now if I pass a light ray parallel to the principal axis, then from here it will diverge. Now it will diverge in such a way, if it is extended backwards, then it will cut a point on the principal axis. This is focus, principal focus. ठीक है ना, to confirm that, if we take another from the bottom, then again it will diverge, and it will diverge in such a way that if it is extended, it will cut a point at the same location. तो इससे हमारा focus confirm हो गया. Now if we have to try this from the other side, so if let's say light ray is coming from this side like this, so it will diverge and diverge in such a way, it will cut a point over here. To confirm this, we have another ray which passes through the same point. ठीक है ना, so all in all, अगर इसे मुझे साफ साफ बनाना हो, ये कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, सो ये कैसा टाइप का लेंस है, कॉनकेव डाइवर्जिंग. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके. अब इसमें अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स की, ठीक है, सो इस कॉन्वेक्स के लिए देर आर 3 रूल्स फॉर फॉर्मिंग इमेजेस. फर्स्ट रूल इज, if the ray is parallel to the principal axis, then it will pass through the focus. ठीक है ना, this is the first rule. Second rule is exactly opposite to this. If a ray of light passes through the focus, let's say this is the focus, then after refraction, it will go parallel to the principal axis. This is the second one. Okay, na? Third one is that if a ray of light comes in such a way which passes through the optical center, then it will pass through without any kind of refraction. So it is basically perpendicular. लेंस का अगर हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसी जाती, ठीक है ना. सो फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो इट इज ट्रू. if it comes in this way, and it will pass without any kind of refraction. These are the three rules that we need to follow for drawing the images from a convex. ठीक है ना, convex lens. ऐसे ही सेम 3 टाइप के रूल्स जो है कॉनकेव में भी होंगे. सो कॉनकेव के जो 3 रूल्स है वो है कि if a ray of light is parallel to the principal axis, it will diverge, and it will diverge in such a way that it will cut a point at the focus. ठीक है. Second is, if a ray of light comes in such a way that it appears to pass through the focus, then after refraction it will go parallel to the principal axis. ये कैसे होगा? Let's say a light is coming in this way, ठीक है, which appears to cut through the focus, but it will go parallel to the principal axis in this way. ठीक है. Third rule, if a ray of light passes through the optical center, it will cut through without any kind of refraction. And doubts in this 336 rules? Great. Now let us talk about image formation.
So in total we have 8 images, 6 for convex and 2 for concave. ठीक है ना? तो इसके जो पोजीशंस है सिमिलरली जैसे हमने मिरर के देखे थे वैसे ही है कुछ हद तक. पहला will be infinity, object is at infinity and the image form will be at the focus. ठीक है ना? अब ये जो है ये कहाँ पे यूज होता है? दिस इज यूज्ड फॉर बर्निंग अ पेपर यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ये मान लो एक पेपर है, आपने बचपन में ऐसा किया होगा. मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे पकड़ा आपने, सन की जो रेज है वो ऐसे आई और सन की रेज एक पॉइंट पे जो है एक यहाँ पे ऐसा होल हो गया. अब कुछ देर तक अगर आपने ऐसे पकड़ के रखा सो यू विल सी कि ये यहाँ से जल जाएगा. क्यों जल रहा है ये? बिकॉज ये क्या है, ये जो छोटा सा यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट नहीं है, ये सन है. लेकिन क्या है कि सन इतना बड़ा होगा तो यहाँ पे आकर ये इतना सा डिमिनिश्ड एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा. सिमिलरली ये सन तो बहुत बड़ा था बट इन्फिनिटी से आकर जब ये फोकस पे बनेगा वहाँ छोटा सा पॉइंट होगा. बट उसके अंदर गर्मी तो एक सन जितनी होगी ना, जिसके कारण ये पेपर जल गया. तो ये वाला केस इसमें लगता है. समझ में आई ये बात? एनी डाउट्स हियर? सो ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट, नहीं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सॉरी. इमेज एट फोकस. एंड इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अब ये जो मैंने पेपर पकड़ा था, ये पेपर क्या था? स्क्रीन था ना मेरे लिए. यहाँ पे ये हवा में तो बनेगा नहीं, यहाँ पे चाहिए अपने को एक स्क्रीन. तो स्क्रीन पे बन रहा है, इसका मतलब ये रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड. दिस विल बी द नेचर, राइट? इसमें कोई डाउट? ओके, so this is the first image. Second will be this is 2f, this is f, this is f, this is 2f. If I place my object beyond 2f, अगर मैंने beyond 2f रखा, so पहला रूल तो ये एकदम सीधा जाएगा, it will pass through the focus. और second I will use की it passes through the optical center and जहाँ जाके ये merge करेगा, ठीक है, there my image will be formed. तो it should actually meet in between f and 2f. ये f और 2f के बीच में यहाँ पे मिलना चाहिए कहीं. ठीक है, सो यहाँ पे इमेज बिटवीन f एंड 2f. ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड 2f. नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड और ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश नहीं होगा. लेकिन अगर मान लो 1 सेंटीमीटर का अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो 0.6 0.7 ऐसे बनेगी. ठीक है, इफ 1 सेंटीमीटर इज टेकन एज द ऑब्जेक्ट देन द इमेज विच यू विल गेट विल बी समथिंग अराउंड 0.6 0.7. ठीक है ना? इसका मतलब थोड़ा सा डिमिनिश्ड होगा. ठीक है ना? इनके ऐसे कोई वो नहीं है, यूजर्स नहीं है. ठीक है, इसका भी नहीं है. ये सन के उससे आप जलाने के लिए यूज करते हो बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं होता उसका. ठीक है, तो ये भी वैसे ही है. नेक्स्ट इज this 2f, this f, this f, this is 2f. So if the object is placed at 2f, तो इस पे आपको एकदम सेम साइज का इमेज मिलता है 2f ओवर हियर.
तो सिमिलरली जैसे आपने कॉनकेव मिरर में सी पे रखा था तो आपको एग्जैक्टली उसके नीचे ही सी पे जो है आपको रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज मिला था, ये वैसे ही केस है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जो है ऐसे जाएगा और यहाँ से ये ऐसे जाके इधर मीट करेगा। ठीक है, सो इट विल बी ऑफ द सेम साइज। सो ऑब्जेक्ट 2f, इमेज 2f, नेचर रियल इन्वर्टेड सेम साइज। एनी डाउट्स इन दिस? Now the object is placed between 2f and f, सीधा जाएगा f से पीछे, other will go like this and it will meet at a point which is beyond 2f। ठीक है, सो ये कहाँ मिलेगा? beyond 2f पे मिलेगा। सो ऑब्जेक्ट between 2f and f, इमेज beyond 2f, नेचर, ये बड़ा हो जाएगा पीछे जाके। ठीक है, सो नेचर विल बी रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। ठीक है ना, इसके बाद इसमें दो केस बचे। नाउ द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट f। ठीक है, तो f से तो ये f से गुजर जाएगा, दूसरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। यस, सेकंड एंड फोर्थ मिरर इमेज हो गया, ऐसे ही होता है। ठीक है, सो दिस विल बी द थिंग इन योर मिरर ऑल्सो। मिरर में भी जब आप बिटवीन सी एंड एफ रखते हो तो इमेज जाता है बियॉन्ड सी, और जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हो तो इसका इमेज आता है बिटवीन सी एंड एफ। सेम वैसे ही है। ठीक है ना, सो ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ में यू विल फाइंड अ केस लाइक दिस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, एन इमेज एट इंफिनिटी। देखा जाए तो ये भी तो मिरर मिरर केस ही हो गया। जब इन्फिनिटी पे था तो एफ पे बना था, जब एफ पे ऑब्जेक्ट रखा तो इन्फिनिटी पे चला गया। राइट ना? इसका नेचर रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। नाउ द सिक्स्थ केस व्हिच इज लेफ्ट, यहाँ पे अपने को मिलेगा वर्चुअल इमेज। कैसे? सेम रूल से। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, ये इधर से जाएगा, इट विल पास थ्रू एफ, the other one will pass through the optical center. So if we extend this, so it will meet somewhere over here. So this will give us a virtual and magnified, real, yeah, virtual erect and magnified image. So object is between F and O, image is same side as object, nature virtual erect magnified। ठीक है ना, and this is exactly used in our magnifying glass। मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर आपने यहाँ पे अपनी किताब खोल कर रखी है
और इसके ऊपर आपको कोई चीज जो है छोटी दिख रही है और इसको मैग्नीफाई करना है, तो उसका जो इमेज है वो आपको उसी लेंस के अंदर ही बड़ा सा दिखता है ना। इट इज नॉट दैट कि अलग से स्क्रीन लगता है। उसी लेंस के अंदर जब आप झांकते झांकते हो तो छोटी चीज बड़ी हो जाती है। इसका मतलब सेम साइड एज दैट द ऑब्जेक्ट आपका वो बड़ा दिखता है ना। अब मेरे को बनाना है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या लेना है, कॉन्वेक्स लेना है, ये तो क्लियर है। अब मुझे कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कितना लेना चाहिए। सो आई एम हैविंग ऑप्शन एज इज 10 सेंटीमीटर्स, बी इज 12 सेंटीमीटर्स, सी इज 50 सेंटीमीटर्स एंड डी इज 100 centimeters. Which will be the most suitable for making a magnifying glass? भेड़ चाल में चलते हो तुम लोग। पहले किसने ये दबाया तो सबने ये दबाया, फिर किसने डी दबाया तो सब लोग डी डी दे दबा रहे। अच्छा, लॉजिक क्या है। ठीक है, आंसर क्या है वैसे। आंसर है हमारा डी। ठीक है ना। और हर बार इसमें यही गलती होती है कि सबसे छोटा फोकल लेंथ सिलेक्ट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड दिस, लॉजिक समझो इसका। देखो ये मेरा लेंस है, ठीक है, शेविंग मिरर वाला भाई। ठीक है, और ये जो है ये मेरा फोकल लेंथ है। अब मुझे अपने ऑब्जेक्ट को मेरे एफ और ओ के बीच में रखना पड़ेगा ना। अगर मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तभी तो मेरे को वो मिलेगा। तो अब मान लो कि मेरा फोकल लेंथ बहुत छोटा है। माय फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर्स मान लिया मैंने, बहुत छोटा है, ये है 10। इसका मतलब दैट मीन्स आई हैव टू फिट माई बुक इनसाइड दिस 10 सेंटीमीटर समवेयर, तभी ये काम कर पाएगा। अब मान लो मैंने जो है हैरी पॉटर का 7th वाला वर्जन ले लिया, वो तो इतना मोटा है, वो तो 10 सेंटीमीटर के अंदर फिट ही नहीं आएगा, और उसमें भी मेरे को मैग्नीफाई करना है। समझ आ रही बात। तो उस केस में तो मैं इसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा। सो उस केस में अगर मेरा फोकल लेंथ काफी बड़ा होता, इफ लेट्स से इट वाज 100 सेंटीमीटर्स, तो आप ये 100 सेंटीमीटर्स के अंदर अपनी किताब को कहीं पे भी रख सकते हो ना। समझ में आई बात। तो इट विल बी बिटवीन एफ एन ओ। So in this case you can get a magnified image. तो इसलिए जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा बड़ा दिखेगा, हमें जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए या डेंटिस्ट मिरर के लिए, ठीक है, या शेविंग मिरर के लिए वो सबसे बड़ा वाला सिलेक्ट करना होगा। जितना फोकल लेंथ कम, आपको ऑब्जेक्ट उसके बीच में प्लेस करने में उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। समझ आ गई बात। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे केसेस फॉर कॉन्वेक्स। अब हम देखते हैं कॉनकेव। इसमें तो दो ही केसेस है। पहला जो ये इन्फिनिटी से आएगा, तो ये इस तरीके से ये डाइवर्ज होगा एंड इट विल मीट एट द फोकस। ठीक है, सो कैसा बन रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बन रहा है, मतलब ये वर्चुअल है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है ना। सो ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी, इमेज, फोकस। नेक्स्ट इज, इस बार इंफिनिटी पे नहीं होगा, कई एक जगह पे होगा सामने। सो कहीं पे भी रख दो, इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, यू कैन कीप योर ऑब्जेक्ट एनीवेयर। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग इट ओवर हियर, तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सो इस तरीके से जाएगा, it will diverge in such a way that it will cut through the focus, and second will pass through the optical center. It is meeting over here. So हमेशा ही ये जो पीछे की तरफ डाइवर्ज हो रहा है, इसको मैं अगर पीछे की तरफ खींचूंगा, इट विल ऑलवेज कम इन दिस इंक्लाइन फॉर्म ना, तो ये हमेशा कट हमेशा ही नीचे ही करेगा। ठीक है ना, तो मतलब इसके ओरिजिनल हाइट से इसका हाइट हमेशा ही छोटा आएगा। इसका मतलब दिस विल बी वर्चुअल, इरेक्ट
एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, सो आप देख कहां से रहे हो? यू आर सीइंग फ्रॉम हियर, आप यहां से देख रहे हो। तो जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, आपको आपका जो इमेज है वो उससे पहले ही मिले, उससे थोड़ा सा सामने की तरफ मिलेगा। सो अगर लेट से कोई 10 सेंटीमीटर पे खड़ा है, तो आपको जो है वो 7 सेंटीमीटर पे या 6 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा और छोटा दिखेगा। ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है आपका जो डोर है, ठीक है, मेन डोर, उसमें एक छोटा सा होल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पीप होल या डोर होल, है ना। तो उसमें जो है, जब आप उस होल से बाहर देखते हो, आई फिश, पीप होल, डोर होल, अलग अलग चीजें बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से जब आप बाहर वाले को देखते हो, ठीक है, तो उसका पूरा बॉडी थोड़ी दिखता है, ठीक है, पूरा बॉडी दिखता है क्या? हाँ है ना, अरे दिखता है, दिखता है, पूरा बॉडी दिखता है। क्यों? क्योंकि वो डिमिनिश हो चुका है। इसका मतलब झाका नहीं है कभी तुमने? यूज किया है कभी जिंदगी में उस होल को? स्टेयर्स भी दिखते हैं। यस, रेयर व्यू की तरह। अच्छा, ठीक है। सो एज इट अपियर्स टू बी डिमिनिश्ड, यू कैन सी द कंप्लीट पर्सन आउटसाइड। ठीक है, लेकिन बहुत अजीब सा दिखता है वो, ऐसा गोल गोल सा, कैसा उसका मुंह जो है ऐसा थोड़ा सा फूल फूल जाता है थोड़ा। ठीक है, छोटा सा दिखता है लेकिन फिर बहुत अजीब दिखता है उसमें से। ठीक है, तो डिमिनिश्ड होने के कारण आप पूरी बॉडी को देख पाओगे। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी द इंटायर पर्सन। मेरे वाले मिरर की तरह है? मिरर की तरह कैसे हो सकता है? मिरर से तो आप अपने, अच्छा मेले वाले मिरर की तरह, हाँ हाँ हाँ, ओके मेले, ओके। मुझे पहले लगा तोतला हो गया तू। मेले, मेले वाले में। मेरे बाबू ने थाना थाया। समझ गया मैं। चलो, ओके। सो वी आर डन विथ ऑल द डिफरेंट टाइप्स। उनकी बात छीन ली, अच्छा। सो टुमारो विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स एंड इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको फॉग में किसी की तस्वीर खींचनी हो, ठीक है, आपको आपकी बाबू की फोटो अगर फॉग में खींचनी हो, ठीक है, आप ऐसे कई जगह पे गए हो, बहुत सुंदर दृश्य है लेकिन पूरा फॉग है, तो आप उधर उसकी फोटो लेना चाहते हो, तो कैसे ले सकते हो? इसके लिए कैमरा आता है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, ये फॉग से भी एकदम क्लियर फोटो खींच सकता है। ठीक है, तो बेसिकली फॉग में क्लियर फोटो खींचने के लिए, ठीक है, ये इंफ्रारेड कैमरास यूज होते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहीं पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद स्विमिंग पूल में हमें जो है, अगर हम लोग डुबकी मारते हैं तो हमें क्यों कुछ नहीं दिखता? इसका रीजन ये है कि हमारे आंखों के अंदर दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं। यहाँ पे सामने एक्वस ह्यूमस होता है, ह्यूमर होता है, और पीछे विट्रस ह्यूमर होता है। ये दोनों जो फ्लूइड्स है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सेम है, बिकॉज ऑफ विच लाइट जो है एकदम सीधी चली जाती है और यहाँ पे जाके इमेज बनाती है। ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसके कारण हम लोग को कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखती पानी में डुबकी मारने के बाद। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग गॉगल्स जब पहनते हैं स्विमिंग करने से पहले, वो जो गॉगल्स आता है, वो गॉगल्स यहाँ यहाँ पे इतना गैप रखता है, तो दिस इज एयर अगेन। अब यहाँ पे आपके आंखों के और गॉगल्स के बीच में एयर है, तो एयर से जब अब लाइट जाएगी तो ये कन्वर्ज करेगा, तब आपको जो चीज है वो क्लियरली यहाँ पे रेटिना पे दिखेगा। समझ आई बात? ओके, चलिए आज रुकते हैं यहीं पे, कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।